जय हिंद प्यारे साथी। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। मैं राजेश कुमार आप सभी को आज एक नए टॉपिक की ओर लेकर के चलने वाला हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग वस्तुओं का यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषताएं कि आखिर लिविंग वस्तुएं जो होती है निर्जीव वस्तुओं यानी कि नॉन लिविंग से कैसे अलग होती है। यदि बात किया जाए तो आप अभी जानते होंगे कुछ बातें तो वैसे भी पता होगा कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि बात बताए तो हम लोग लिविंग है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग है। यहाँ तक वैसे बात करें तो लिविंग का मतलब हम लोग सांस लेते हैं, और नॉन लिविंग का मतलब बात बताए तो सांस नहीं लेते हम लोग भोजन करते हैं, उन लोग भोजन नहीं करते हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है ऐसे गमन करना, या तो एक और होती है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है चलना। हम लोग चलते हैं बट उन लोग नहीं चलते हैं। लेकिन आज बहुत सारी ऐसी विशेषताएं पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो आपको भी पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की विशेषताएं हैं जो निर्जीवों से सजीवों को बहुत ही अलग करती है। समझ में आई बात है क्या? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्य विशेषताएं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। यहाँ पे कैरेक्टर स्केच का मतलब होती है विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब समझिएगा, कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है विशेषताएं। विशेषताएं कह दीजिए या तो गुणधर्म कह दीजिए। गुणधर्म का मतलब आखिर निर्जीवों से सजीवों का गुणधर्म कैसे अलग होता है। ऐसे बात बताएं तो यह जो गुणधर्म होती है सजीवों को निर्जीवों से अलग करने का, यह मुख्य रूप से 5 विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषताएं होती है, उन सही पांचों विशेषताओं को आपको बता दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 विशेषताएं कौन कौन होती है। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला विशेषता जो होता है, चलिए मैं लिख करके बता दे रहा हूं। मुख्य रूप से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 5 विशेषताएं होती है ना, ध्यान दीजिएगा। 5 विशेषताएं होती है। सबसे पहला विशेषताएं होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। तीसरा होता है ग्रोथ। चौथा की बात बताएगी तो चौथा होता है रिप्रोडक्शन। पांचवा बात बताया जाए तो पांचवा होता है कॉन्सियसनेस। इसी को बोला जाता है सेंसिटिविटी। ध्यान दीजिएगा, यही वो 5 विशेषताएं होती है जिन पांचों विशेषताएं के बारे में हम लोग एक करके बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। अब हम लोग बात जानेंगे इन पांचों विशेषताएं के बारे में। यही जो 5 विशेषताएं होती है जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है, कौन कौन सी होती है ध्यान से समझिएगा। पहला होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है तो एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे समझ लेंगे। ऐसे समझने के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोशिकीय संगठन, ठीक है। दूसरा बात बताया जाए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। अब उपापचय क्या होती है तो इसे बहुत अच्छी तरीका से कवर करेंगे। आगे बात बताया जाए तो तीसरा जो विशेषता होता है तो ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, आखिर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होती है, वृद्धि जो होती है सजीवों में होती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती, लेकिन आगे चल करके बताया जाएगा ये सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। अगली बात बताया जाए जो कि आप जानते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन की प्रक्रिया सजीवों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ तक आप आगे चल करके पढ़िएगा कि सजीवों के साथ साथ निर्जीवों में भी जनन होता है। अब आपको सुनकर के अभी क्या होता है थोड़ा सा अचंभित तो लगेगा, लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे समझाएंगे कि ये जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है ना, ये सजीवों और निर्जीवों दोनों में पाया जाता है। बट ये जो 3 विशेषताएं हैं, पहला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा मेटाबॉलिज्म और पांचवा कॉन्सियसनेस, इसी को बोला जाता है सेंसिटिविटी, ये केवल सजीवों में ही पाई जाती है। लेकिन ये जो 2 विशेषताएं हैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ना, यह किन में पाई जाती है, सजीवों और निर्जीवों दोनों में पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ का मतलब वृद्धि और कॉन्सियसनेस जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी, इसका हिंदी मीनिंग बताएं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है संवेदनशीलता। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छी तरीका से कवर करेंगे। आज हम लोग केवल एक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिकीय संगठन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोशिकीय संगठन के बारे में, ठीक है। ये रहा कोशिकीय संगठन के बारे में।
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोशिकीय संगठन। अब कहीं ना कहीं नाम से पता चलता है कि कोशिकीय का मतलब होता है कोशिका। कोशिका के बारे में तो आप बहुत अच्छा तरीका से जानते होंगे, आशा करते बहुत अच्छा तरीका से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और संगठन का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब बहुत सारे आपस में जब एक दूसरे के साथ मिट करके एक गठन बनाया जाता है जिसे कहते हैं संगठन। उसी प्रकार से कोशिकाएं भी क्या करती है, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के संगठन बनाती है, उसे ही कहते हैं कोशिकीय संगठन। कहना समझ में आया बात क्या? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिकीय संगठन के बारे में। तो कोशिका संगठन क्या होता है, एकदम छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है भी नहीं, बहुत आसानी तरीका से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उपस्थित सभी जीव कोशिका एवं कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बने होते हैं, जिसे कोशिका का संगठन कहा जाता है। अभी के लिए समझिएगा क्या होता है, यहाँ पे जितने तरीका का सजीव का बात बताया जा रहा है, निर्जीव के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सजीवों की विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला विशेषता से था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपस्थित सभी जीव कोशिका एवं कोशिका के समूहों से मिलकर के बने हुए होते हैं, जिन समूहों को कहा जाता है कोशिकीय संगठन, और इंग्लिश में कहा जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बातें आई है कि एक कोशिका और एक कोशिका के संगठन से मिलकर बने होते हैं, कोशिका के समूह से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पे कई ऐसे जीव हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, और कई ऐसे भी जीव हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। यहाँ तक कि आपको एग्जाम्पल बताया जाए तो कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा अच्छी तरीका से अमीबा एवं पैरामीशियम के बारे में। इनके बारे में तो कौन नहीं सुना होगा, आप भी जानते होंगे अमीबा एवं पैरामीशियम के बारे में। अमीबा एवं पैरामीशियम ऐसे जीव होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनमें कोशिकाओं का समूह और संगठन नहीं। दो बातें आती है, एक होती है कोशिका और दूसरा होता है कोशिकाओं का समूह। समूह का मतलब बहुत सारे कोशिका आपस में मिलकर के बनाती है, और कई ऐसे भी यहाँ पे जीव हैं जो एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपने नाम सुना होगा अमीबा एवं पैरामीशियम के बारे में। मैंने क्या बताया, अमीबा, अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम दोनों के बारे में आप तो क्लास 8वीं से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। उस समय ही इनके बारे में बता दिया जाता है कि यह एक प्रकार का एकल कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब कि इनका जो शरीर बना होता है केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो क्या ये जीव नहीं है क्या? तो ये भी जीव है, और केवल एक ही कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कई ऐसे भी बहुत सारे, लगभग सभी जीवों का बात बताया जाए तो सभी जीव कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं। शायद ही बहुत कम, न के बराबर एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कहा जाता है एकल कोशिकीय जीव। लेकिन बात बताया जाए तो मैक्सिमम ऑफ जीव क्या होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहा जाता है कोशिकाओं का समूह और कोशिकाओं का संगठन बोला जाता है। यही कारण है कि कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं जहां जिस समय आप सेल के बारे में पढ़ रहे होंगे, सेल के बारे में जिस समय पढ़ाया गया था आपको, उस समय बताया गया था कि सेल को दो चीजों का यहाँ पे मतलब ऐसे बोल दिया जाता है, भागीदारी निभाई जाती है तो भागीदारी दी जाती है। इस सेल को बॉडी यानी कि शरीर, या तो जीव कह सकते हैं, जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। संरचनात्मक का मतलब जितने भी संरचना होती है, बॉडी होती है जीवों का, वो जीवों का बॉडी का संरचना निर्माण कौन करती है, तो कोशिका करती है। साथ में क्रियात्मक, क्रियात्मक का मतलब जितने भी कार्य होते हैं बॉडी के अंतर्गत, सभी कार्यों को कौन संपन्न करती है, तो कोशिका करती है। ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि कोशिका को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अब आपको तो बता दिया गया कि कोशिकाओं के समूह से मिलकर के क्या बने होते हैं, हमारी कोशिका, ऐसे बोल सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह से मिलकर क्या बने होते हैं, तो यहाँ पे सभी तरह के जीव बने होते हैं, ठीक है। अब कोशिका आपस में मिलकर के क्या बनाती है, तो इन बातों को थोड़ा सा जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस बातों को। आप जानते होंगे सबसे छोटी इकाई होती है सेल। सेल का मतलब होता है कोशिका, क्या होती है, कोशिका। और एक कोशिका नहीं, बहुत सारी जब कोशिका आपस में मिल जाती है तो क्या बनाती है, कोशिका बहुत सारी मिल जाती है तो वो बनाती है आपस में मिलकर के टिश्यू बनाती है। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक। अब ध्यान दीजिएगा, एक कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है, उत्तक। और बहुत सारे उत्तक मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाती है।
टिश्यू सिस्टम को बोला जाता है हिंदी में ऊतक तंत्र बोला जाता है, ऊतक तंत्र बोला जाता है। और बहुत सारी ऊतक तंत्र मिलकर के क्या बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है। क्या बनाती है, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का मतलब अंग बनाती है, और बहुत सारी अंग मिलाकर के क्या बनाती है, ऑर्गन सिस्टम बनाती है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिलकर क्या क्या बनाती है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जीव। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा कोशिकाओं का संगठन, कोशिका संगठन। कोशिका संगठन में क्या होती है कि एक कोशिका मिलकर के टिश्यू का निर्माण करती है, मतलब कि एक कोशिका अकेले है और ऐसे ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करेंगी, टिश्यू का निर्माण करती है तो कोशिका, बट कोशिकाओं को समूह को नाम दे दिया गया टिश्यू। और इसी प्रकार से बहुत सारे टिश्यू मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाती है। जैसे कि बॉडी में बहुत प्रकार के टिश्यू पाई जाती है, ऊतक पाई जाती है, जिसे कहा जाता है ऊतक तंत्र। और यही ऊतक तंत्र मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है। जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे बॉडी के अंतर्गत क्या होती है, दो किडनी पाई जाती है, तो एक तरफ का किडनी एक ऑर्गन है, इसी प्रकार से दोनों किडनी मिलकर के क्या हो जाती है, ऑर्गन सिस्टम हो जाती है। और ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बहुत पाई जाती है, और उन सभी ऑर्गन सिस्टम के मिलने से क्या बन जाता, ऑर्गेनिज्म का मतलब एक जीव का निर्माण होता है। तो आपको आशा करते हैं कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको पता चल गया होगा, कोशिकीय संगठन। ये अभी हमने पहला चीज खत्म किया है जिसके बारे में जान रहे हैं हम लोग, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, तो उन टॉपिक को बहुत आसानी तरीका से कवर करेंगे। तो आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।